हेलो स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10 का हिस्ट्री यूरोप में राष्ट्रवाद। और आज का हमारा टॉपिक है फ्रांस में द्वितीय और तृतीय क्रांति। तो फ्रांस में द्वितीय और तृतीय क्रांति कब हुआ था इसके बारे में देखना है, और जुलाई क्रांति किसे कहा जाता है, ये सब है इस टॉपिक में पढ़ना। तो स्टार्ट करते हैं। हम जानते हैं कि वियना सम्मेलन के पश्चात फ्रांस की गद्दी पर लुई 18वां आसीन हुआ। वियना सम्मेलन के बाद फ्रांस की राजगद्दी पर लुई 18वां का शासन हुआ, जो कि प्रतिक्रियावादी और सुधारवादियों के बीच संतुलन बनाने का प्रयास करा। किसने करा? तो लुई 18वें ने। 1824 में इसकी मृत्यु के बाद फ्रांस का सिंहासन चार्ल्स 10 को मिला। वह प्रतिक्रियावादी एवं निरंकुश शासक था। उनका कहना था कि मैं अंग्रेजी राजा की तरह शासन की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा। इसका मतलब है कि उन्हें अंग्रेजों का शासन करने का तरीका पसंद नहीं था। वह संवैधानिक राजा के रूप में शासन करने को राजी नहीं था। उसने कुलीनों एवं पादरियों को अधिकार दिया। कहने का मतलब है कि वो जो लिखित संविधान था, जो रूल रेगुलेशन था, उसके हिसाब से वो काम नहीं करना चाहता था। वह अपनी मर्जी से काम करना चाहता था और बहुत लोगों पर क्या करा था? प्रतिबंध लगा दिया था। नागरिक स्वतंत्रता पे, प्रेस पे, भाषण, इन सब चीज़ों पर इसने क्या करा था? प्रतिबंध लगा दिया था। प्रतिबंध का मतलब होता है रोक लगाना। राजा एवं जनता में तनाव बढ़ने लगा। इस वजह से क्या हुआ? लोगों का राजा के प्रति जो था तनाव बढ़ने लगा, जिससे जुलाई 1830 में जनता क्रांति पर उतारू हो गई। और जुलाई 1830 में जो क्रांति हुआ था उसे कहा जाता है जुलाई की क्रांति। और इस क्रांति की वजह से चार्ल्स 10 जो राजा था उसे देश छोड़कर भागना पड़ा। 1830 की क्रांति के बाद लुई फिलिप फ्रांस का राजा बना। इस समय फ्रांस में समाजवादी विचारधारा का प्रसार हो रहा था। सेंट साइमन फ्यूरिये और लुई ब्लॉ जैसे दार्शनिक श्रमिकों के हित की सुरक्षा की मांग कर रहे थे। लुई फिलिप इसके लिए तैयार नहीं था। उसका प्रधानमंत्री गीजो क्या था? प्रतिक्रियावादी था। वह क्या था? वो किसी भी प्रकार के सुधार का विरोधी था। इससे जनता में असंतोष व्यापक था। खाद्यान्न की कमी और बढ़ती बेरोजगारी की समस्या को और विकट बना दिया। कहने का मतलब है कि इसके पहले जो राजा था फ्रांस का, लुई 10 और उसके चार्ल्स 10, और उसके बाद जो आया था लुई फिलिप, वो भी वैसा ही था। ये भी धनिक लोगों का समर्थन करता था, यानी जो अमीर हैं उनका समर्थन करता था ये राजा। इस स्थिति की ओर राजा का ध्यान आकृष्ट करने के लिए सुधारवादी दल के नेता थेरस ने 22 फरवरी 1848 को पेरिस में एक विशाल सुधार भोज का आयोजन करा। इन सब चीज़ों से जो राजा था उसका ध्यान को आकृष्ट करा कि क्या चाहिए लोगों को। इसके लिए तो उसने एक भोज का क्या करा? आयोजन करा। तो उस भोज को क्या कहा जाता था? सुधार भोज। लुई ने इस पर रोक लगा दी। पेरिस में एकत्रित लोगों ने एक समूह में इकट्ठा होकर सुधारों की मांग करते हुए पेरिस की गलियों में जुलूस निकाला। सरकार और राजशाही के विरुद्ध में नारे लगाए। लुई फिलिप विद्रोह की व्यापकता से घबरा गया। विरोध जो था बहुत ही बड़ा था, जिस वजह से जो राजा था लुई फिलिप वो घबरा गया था। उसने गीजो को बर्खास्त कर सुधार लागू करने की घोषणा की। तो गीजो कौन था? तो गीजो था प्रधानमंत्री। उसे निष्कासित कर दिया गया था और जो भी सुधार करना था उसे लागू करने की घोषणा करी थी। अगले ही दिन उत्तेजित जनता पर पुलिस ने गोली चला दी। इसमें अनेक व्यक्ति मारे गए। इनके शवों को लेकर पेरिस में प्रदर्शन करा गया। क्रोधित जनता ने राजमहल को घेर लिया। फिलिप को किसी से भी सहायता नहीं मिली। विवश होकर वह राजगद्दी छोड़कर इंग्लैंड भाग गया। इस घटना को फरवरी 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति क्या है, उसे बताइए। जुलाई क्रांति क्या है, उसे बताइए। राजा के भागने के बाद क्रांतिकारियों ने फ्रांस में द्वितीय गणराज्य की स्थापना की गई। शासन चलाने के लिए एक अस्थायी सरकार की स्थापना की गई। नई व्यवस्था के अनुरूप 21 वर्ष से अधिक आयु के सभी वयस्क पुरुष को मताधिकार मिला। मजदूरों को काम दिलाने के लिए राष्ट्रीय कारखाना खोला गया। इन्हें बेकारी भत्ता भी दिया गया। बेकारी भत्ता मतलब बेरोजगारी भत्ता। जिन्हें काम नहीं मिला उनके लिए कुछ भत्ता दिया गया। इसके लिए श्रमिकों का व्यापक विद्रोह हुआ, जिसे सरकार ने दबा दिया। नवंबर में द्वितीय गणराज्य का नया संविधान बना। जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित राष्ट्रपति बनाया गया। लुई नेपोलियन गणतंत्र का राष्ट्रपति बना। अब कौन बना राष्ट्रपति? तो लुई नेपोलियन बना था फ्रांस का। 1848 की क्रांति के परिणाम स्वरूप फ्रांस में एक नए प्रकार के राष्ट्रवाद का उत्थान हुआ, जिसका आधार सैनिक शक्ति था। 1852 में नेपोलियन ने गणतंत्र को समाप्त कर दिया और स्वयं फ्रांस का सम्राट बना। तो 1852 में फ्रांस का सम्राट कौन बना था? तो नेपोलियन। गणतंत्रवादियों की पराजय हुई और राजतंत्र विजयी हुआ। अब यहाँ पर है इससे रिलेटेड क्वेश्चन। फ्रांस में जुलाई की क्रांति कब हुई? तो फ्रांस में जुलाई की क्रांति हुई थी 1830 में। पेरिस में एक विशाल भोज का आयोजन कब हुआ था? 1848। द्वितीय गणराज्य का नया संविधान कब बना था? तो द्वितीय गणराज्य का नया संविधान बना था नवंबर में। आगे देखते हैं। आगे है इटली और जर्मनी का एकीकरण।
यूरोपीय इतिहास की दो प्रमुख घटनाएं थी इटली और जर्मनी का एकीकरण। इटली का एकीकरण है पहले, तो इटली की राजधानी कहाँ थी? तो इटली की राजधानी रोम थी। और रोमन सभ्यता का विकास कहाँ हुआ था? तो इटली में। इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। यह राजनीतिक गतिविधियों के अतिरिक्त सामाजिक धार्मिक क्रियाकलापों का भी केंद्र था। इटली था, चूंकि ये इटली की राजधानी कहाँ थी? रोम थी। और जो रोम था यह सारी गतिविधियों का केंद्र था। ईसाई धर्मावलंबियों के प्रधान पोप की शक्ति का केंद्र भी रोम ही था, परंतु धीरे धीरे इसका राजनीतिक महत्व खोने लगा। 1815 में इटली 4 राजनीतिक भौगोलिक क्षेत्रों में विभक्त था। तो पहला है यहाँ पे उत्तरी इटली, जहाँ राजतंत्र का प्रभाव था, ऑस्ट्रिया के प्रभाव वाला क्षेत्र, पोप के अधीन मध्य इटली, और दक्षिण इटली जिसमें नेपल्स तथा सिसिली के राज्य सम्मिलित थे। समस्त इटली विभिन्न प्रजातियों, भाषाओं एवं वर्गों में क्या था? विभक्त था, बांटा गया था। इस आधार पर जाति, भाषा और वर्गों के आधार पर इटली का विभाग को बांट कर रखा गया था। अब काम क्या था? काम था उन्हें एकीकृत करना, एक करना। तो इसे एकीकृत करना इतना आसान नहीं था, परंतु इटली के जो राष्ट्रवादियों के प्रयास से यह है जो संभव हो सका। तो जो राष्ट्रवादी इनमें से कौन से? तो मैजनी। तो मैजनी का जन्म हुआ था 1805 में, सार्डिनिया के जिनेवा नगर में हुआ था। इनके पिता विख्यात चिकित्सक थे। मैजनी जन संप्रभुता के सिद्धांत में विश्वास रखते थे। उसने जनार्दन जनता तथा इटली का नारा दिया। तो क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि जनार्दन जनता और इटली का नारा किसने दिया? तो दिया था मैजनी ने। इसका उद्देश्य ऑस्ट्रिया के प्रभाव से इटली को मुक्त करवाना तथा संपूर्ण इटली का एकीकरण करना था। मैजनी का उद्देश्य क्या था? इनका मोटो क्या था? कि इटली का एकीकरण करना। नेक्स्ट है यहाँ पर राष्ट्रवादी काउंट काबूर। इनका जन्म 1819 में हुआ था। उनका मानना था कि इटली के एकीकरण के लिए आर्थिक उन्नति एवं सैनिक शक्ति अनिवार्य है। और एक और है यहाँ पे गैरिबाल्डी। इटली के एकीकरण में गैरिबाल्डी का ही महत्वपूर्ण योगदान था। उनका जन्म 1807 में नीस में हुआ था। एकीकरण की प्रक्रिया में उसने अनेक युद्ध किए। इन तीनों के योगदान के परिणाम स्वरूप 1870 तक इटली का एकीकरण हो गया। तो इटली के एकीकरण में किनका किनका योगदान था? तो गैरिबाल्डी, मैजनी और काउंट काबूर। यहाँ पे मैजनी को इटली के एकीकरण का पैगंबर या मसीहा कहा जाता है। आगे है यहाँ पे रिलेटेड इससे क्वेश्चन, इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? मैजनी को कहते हैं। इटली की राजधानी कहाँ थी? तो रोम थी। मैजनी का जन्म कब हुआ था? तो 1805 में। काउंट काबूर का जन्म कब हुआ था? तो 1819 में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जर्मनी का एकीकरण। 1870 के पूर्व नार्डिक ट्यूटन प्रजातियों का देश जर्मनी अनेक छोटे छोटे राज्यों एवं रजवाड़ों में विभक्त था। एकीकरण कहने का मतलब है कि एक जो देश है वहाँ पे एक चीज़, एक गवर्नमेंट ना होकर के सब लोग अपने अपने तरह से उस देश को बांट के रखे, भाषा के आधार पे, धर्म, जाति, इस तरह से बांट कर रखा है। अब यहाँ पे काम क्या था कि उन सबको एक करना, एक राष्ट्र बनाना, इसे ही कहते हैं किसी भी देश का एकीकरण। यानी जर्मनी का यहाँ पे एकीकरण है। पहले हम लोगों ने पढ़ा था इटली का, अब यहाँ पे जर्मनी का। तो बहुत सारे छोटे छोटे राज्य रजवाड़ों में ये जो जर्मनी था ये भी विभक्त था। यह राष्ट्र नहीं बल्कि जर्मन भाषी राज्यों का एक समूह था। इसमें 300 राज्य और प्रशासनिक इकाइयाँ थीं। जर्मनी 3 भागों में विभक्त था, उत्तरी, दक्षिणी और मध्य जर्मनी। उत्तरी जर्मनी में कौन आते हैं? तो प्रसौड़, सैक्सोनी। दक्षिण जर्मनी में आते हैं बवेरिया और मध्य जर्मनी में राइनलैंड। इन राज्यों में राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक एकता नहीं थी। उत्तरी राज्यों में प्रोटेस्टों का, दक्षिणी में कैथोलिक का, ये सब लोगों का क्या था? बहुसंख्यक थे। यानी बहुसंख्यक का मतलब है उन धर्मों के लोगों की संख्या ज़्यादा थी। राजनीतिक दृष्टि से विखंडित होते हुए भी 1806 के पूर्व तक सभी राज्य पवित्र रोमन साम्राज्य के प्रति सम्मान, श्रद्धा की भावना से जुड़े हुए थे। लेकिन 1806 में नेपोलियन द्वारा पवित्र रोम साम्राज्य भंग कर दिया गया था और जर्मन भाषा क्षेत्र की संख्या 300 से घटाकर 19 रह गई थी। 16 राज्यों का राइन महासंघ बना गया। ऑस्ट्रिया और प्रसा 2 स्वतंत्र राज्य रह गए। राष्ट्रवादी भावना से प्रेरित होकर फादर जॉन ने तरुण आंदोलन आरंभ किया। तो तरुण आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो फादर जॉन ने आरंभ किया। इसके माध्यम से नव युवकों में राष्ट्रवादी चेतना जागृत की गई। धीरे धीरे जर्मन राष्ट्रवाद की भावना बलवती होती गई। बलवती मतलब बलवान होती गई। 1815 के बाद छात्रों ने वर्सेंसा फटेन नामक समिति का गठन कर राष्ट्रीय एकता का आंदोलन चलाया। अब 1815 से 48 के मध्य जर्मनी में औद्योगिकरण की पृष्ठभूमि तैयार की गई। कोयला, खनिज उद्योग का विकास हुआ, रेलवे लाइन का प्रसार हुआ, व्यापार का प्रसार हुआ। इस प्रकार राजनीतिक एकीकरण के पहले आर्थिक एकीकरण हुआ। बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण के लिए व्यापक कूटनीतिक योजना बनाई। उसका मतलब था कि बड़े सवाल भाषण से नहीं सुलझते, उनके लिए रक्त और लोहे की नीति जरूरी है। तो इस तरह से क्वेश्चन आता है कि रक्त और लोहे की नीति को किसने दिया था?
रक्त और लोहे की नीति को दिया था? तो दिया था किसने? तो ये थे बिस्मार्क का जन्म कब हुआ था? 1812 में। कहाँ हुआ था? ब्रेडनबर्ग में हुआ था। इससे क्वेश्चन आ सकता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि बिस्मार्क का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था, क्योंकि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए 1862 ईस्वी में बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर नियुक्त करा गया। इन्होंने अपनी कूटनीति से फ्रांस से सहानुभूति प्राप्त करी और 3 युद्धों की योजना बनाई। ये 3 युद्ध थे। डेनमार्क के विरुद्ध प्रसा और ऑस्ट्रिया का युद्ध 1864 में हुआ था। ऑस्ट्रिया प्रसा का युद्ध कब हुआ था? तो 1866 में। फ्रांस और प्रसा का युद्ध कब हुआ था? तो 1870 में। आगे है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, जर्मनी कितने भागों में विभक्त था? तो 3 भागों में विभक्त था, मध्य, उत्तरी और दक्षिणी जर्मनी में। तो यहाँ हो गया 3। तरुण आंदोलन आरंभ करा था फादर जॉन ने। और बिस्मार्क का जन्म कब हुआ था? आगे है महत्वपूर्ण बिंदु, इसे आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा। तो अब ये चैप्टर खत्म होता है यूरोप में राष्ट्रवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।